हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 12 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा आफ्टर पब्लिशिंग दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। नाउ फर्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु विल चेयर द 21st मेंबर नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर्म्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू इम्प्लीमेंट एंड रेगुलेट द इंडियाज कार्बन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम अंडर द पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल 6 फ्रेमवर्क। तो इनमें से कौन से आपके पर्सन हैं, ठीक है, जो आपके हेड होंगे 21 मेंबर नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का, जिसको फॉर्म किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। ठीक है, किस चीज के लिए बनाई गई है, इंप्लीमेंट करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए इंडिया के कार्बन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम को अंडर पेरिस अग्रीमेंट आर्टिकल 6। तो आंसर हियर इस अथॉरिटी के जो आपके हेड होंगे, इस अथॉरिटी के जो चेयर होंगे वो हैं सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, जिनका नाम है तन्मय कुमार। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। Now next is, which Indian state will host the FIDE World Cup 2025 scheduled from 30th October to 27th November 2025। तो इनमें से कौन सा इंडियन स्टेट है जो FIDE वर्ल्ड कप 2025 को होस्ट करेगा? तो इट इज योर गोवा। कहाँ पे होगा? ये आपका गोवा में होगा। ठीक है, इसमें प्राइस फंड आपका $2 मिलियन का रखा गया है और 90 कंट्री से, ओवर 90 कंट्री से 206 प्लेयर यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, अ प्रीमियम टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, recently celebrated its 42nd foundation day in which year it was established। तो सी डॉट जो है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स जो है, इसको आपका स्टैब्लिश किया गया था 1984 में। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसी के अलावा इस इवेंट में 10 विमेन लेड स्टार्टअप्स जो है इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इनको ग्रांट दिया गया है अंडर द नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, दैट इज निधि प्रोग्राम जो है, ठीक है, उसके तहत इनको यहाँ पे ग्रांट प्रोवाइड किया गया है इंडियन विमेन लेड स्टार्टअप्स को। ठीक है, फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन एंड अलाइनिंग विद द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, Union Minister Amit Shah inaugurated the two-day All India Speakers Conference in New Delhi, Delhi to commemorate the dash anniversary of Vittal Bhai Patel becoming the first elected Indian Speaker of the Central Legislative Assembly। तो रिसेंटली ये ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस आपकी होम मिनिस्टर द्वारा इनॉग्रेट की गई थी न्यू दिल्ली में ऑन ओकेजन ऑफ 100th एनिवर्सरी ऑफ विठल भाई पटेल बिकमिंग द फर्स्ट इलेक्टेड इंडियन स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये इनको 100 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इस उपलक्ष्य में ये कॉन्फ्रेंस आपकी हुई थी इन द ईयर 1925। इनको इलेक्ट किया गया था एज अ स्पीकर, एज अ फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट और स्पीकर ऑफ अ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और इन्होंने सक्सीड किया था फ्रेडरिक वाइटी को। इसके अलावा यहाँ पे अमित शाह जी ने एक स्टैम्प जो है वो रिलीज की थी इन कोलैबोरेशन विद द इंडिया पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें पोर्ट्रेट आपका था विठल भाई पटेल जी का एंड बैकग्राउंड में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बिल्डिंग जो है वो लगाई गई थी। Next is, in August 2025, the Department of Food and Public Distribution under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution signed a letter of intent with which organization to strengthen cooperation in addressing global hunger। तो इनमें से कौन सी आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ जो है लेटर ऑफ इंटेंट आपका यहाँ पे साइन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का? तो इट इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, इट इज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ओके, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे इस अग्रीमेंट के तहत 2 लाख मेट्रिक टन ऑफ फोर्टिफाइड राइस जो है वो आपके नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 5 ईयर्स में सप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सिंडी मैकेन। हेडक्वार्टर आपका रोम इटली में लोकेटेड है और इसे 1961 में आपका एस्टेब्लिश किया गया था। Now next is, the DRDO has successfully conducted the maiden flight test of an integrated air defense weapon
इन डैश। तो DRDO ने इन मंथ ऑफ अगस्त फ्लाइट टेस्ट किया था इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का इन दी ओडिशा ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये जो हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है, इसमें क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल आपका इक्विप किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है। देन एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इसमें लगा हुआ है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन इसमें आपका यूज किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंटीग्रेट की गई हैं। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली 3 हाई लेवल कमिटीज जो है फॉर्म करने का निर्णय लिया है टू मार्क दी 150th बर्थ एनिवर्सरीज ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिरसा मुंडा एंड अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100th यहाँ पे वो है आपकी एनिवर्सरी है। ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी। तो उनके लिए 3 कमिटी यहाँ पे आपकी फॉर्म होनी है, जिसमें से एक है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जिसमें 124 मेंबर होंगे। दूसरी कमेटी है बिरसा मुंडा जी के लिए, जिसमें आपकी 118 मेंबर्स होंगे। एंड तीसरी है आपकी अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, और इसमें 124 टोटल मेंबर्स आपके होंगे। और ये पैनल्स बनाने का निर्णय लिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद द IIT मद्रास लॉन्च इंडियाज फर्स्ट लर्निंग एक्सेलरेटर टू एम्पावर एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट्स विद AI टूल्स एंड ट्रेनिंग। तो रिसेंटली आपका OpenAI जो है, इन्होंने IIT मद्रास के साथ कोलैबोरेशन किया है एंड यहाँ पे कमिटमेंट किया गया है OpenAI द्वारा कि ये $5 लाख का अमाउंट जो है, जो फंड है, वो IIT मद्रास को देंगे। किस चीज के लिए? लॉन्ग टर्म रिसर्च ऑन AI इम्पैक्ट ऑन टीचिंग एंड लर्निंग आउटकम्स एंड कॉग्निशन के लिए। ठीक है, 5 साल के लिए ये अमाउंट दिया गया है। ठीक है, रिसर्च करने के लिए। ओके, नाउ OpenAI की बात करें, इसके करंट CEO हैं सैम एल्टमैन, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और इसे 2015 में आपका एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज OpenAI ने, अभी हमने पढ़ा कि 5 साल के लिए इन्होंने जो है फंड यहाँ पे कमिट किया है। इसके अलावा OpenAI जो है अपना फर्स्ट ऑफिस ओपन करेगा इंडिया में इस साल के अंत तक। ठीक है, 2025 में ऐसा बोला गया है। इसके अलावा OpenAI जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा अप्रोक्सीमेटली 5 लाख फ्री ChatGPT लाइसेंस टीचर्स को एंड स्टूडेंट्स को, गवर्नमेंट स्कूल्स के। ठीक है, क्लास 1st to 12th के स्टूडेंट्स ये होंगे, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन इन दी 6 मंथ। ठीक है, 6 महीने की यहाँ पे बात की गई। 6 महीने में ये 5 लाख फ्री ChatGPT लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट करेगा OpenAI। ठीक है, इसके अलावा राघव गुप्ता जो है, जो आपके फॉर्मर MD थे कोरेसेरा के इंडिया एंड एशिया पैसिफिक के, इनको अपॉइंट किया गया है हेड ऑफ एजुकेशन फॉर इंडिया एंड एशिया पैसिफिक। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। Now next आपका क्वेश्चन है, recently in August the Union Minister of Health and Family Welfare JP Nadda launched various key public health welfare initiatives in Madhya Pradesh. Identify which of the following option is correct. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यूनियन मिनिस्टर JP नड्डा ने एंड जो आपके MP हैं मोहन यादव मध्य प्रदेश के, इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था न्यूली बिल्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन श्योपुर एंड सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, इन्होंने लॉन्च किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयुष्मान भारत वे वंदना कार्ड्स फॉर 8 लाख सीनियर सिटीजन एंड हैंडेड ओवर PVC कार्ड्स टू 5 एल्डरली बेनिफिशियरीज ड्यूरिंग द इवेंट। नेक्स्ट है कि इन्होंने लॉन्च किया था आयुष्मान शक्ति स्मार्ट चैटबॉट, एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है which enables the citizens to easily access the information and support under the health schemes. इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपका बोल रहा है एक न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म आशा संवाद जो है वो आपका लॉन्च किया गया था इस इवेंट में, enabling the health department to directly interact with the ASHA workers, accredited social health activist worker for 20 minutes every Thursday. And the last says all of the above are correct. तो सारे स्टेटमेंट्स ये आपके करेक्ट हैं। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर E। ठीक है, इसके अलावा कुछ अग्रीमेंट्स जो हैं वो भी यहाँ पे इस इवेंट में साइन किए गए थे बिटवीन दी प्राइवेट इन्वेस्टर्स टू सेट अप न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP, बैतूल, पाना, धार एंड कांती। ठीक है, इन डिस्ट्रिक्ट्स में मेडिकल कॉलेजेस सेटअप करने की बात की गई है और इस चीज के लिए अग्रीमेंट यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ साइन हुआ है अंडर दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। नेक्स्ट है कि यूनियन मिनिस्टर जो है इन्होंने हैंडओवर किया था लेटर ऑफ परमिशन फॉर द एडमिशन ऑफ 100 बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी,
सीट्स ईच एट द न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो इन्होंने लॉन्च किए थे, इनॉग्रेट किए थे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने मैटरनल न्यूट्रिशन अवेयरनेस मटेरियल यहाँ पे जो है रिलीज किया था, एंड ही इंट्रोड्यूस द रिवाइज्ड मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज in August 2025, the Department of Animal Husbandry and Dairying released India's first comprehensive national guidelines and standard operating procedure for animal blood transfusion and blood banks. Which of the following statement is incorrect regarding the guideline? तो recently जो Department of Animal Husbandry and Dairying है, इन्होंने जो है guidelines and standard operating procedure यहाँ पर आपके लॉन्च किए हैं एनिमल ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड बैंक्स के लिए। क्या ये आपके गाइडलाइंस है वो देखते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि जो गाइडलाइन है ये मैंडेट करती है, मतलब ये मैंडेटरी करती है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट रेगुलेटेड वेटनरी ब्लड बैंक्स विद अ बायोसेफ्टी कंप्लायंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा कह रहा है ब्लड टाइपिंग एंड क्रॉस मैचिंग आर ऑप्शनल प्रैक्टिसेस डिपेंडिंग ऑन द एनिमल्स ब्रीड एंड एज। नेक्स्ट है डोनर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूड्स हेल्थ स्टेटस, वैक्सीनेशन, एज, वेट एंड डिजीज स्क्रीनिंग। नेक्स्ट कह रहा है द गाइडलाइंस प्रमोट वॉलंटरी नॉन remunerated donations with a informed consent as per the donor rights charter. नेक्स्ट है वन हेल्थ प्रिंसिपल आर इंटीग्रेटेड टू एड्रेस जूनोटिक रिस्क मैनेजमेंट। तो बेसिकली देखो, जैसे हम बीमार होते हैं, हमें खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब डॉक्टर क्या करता है कि वो आपका जैसे जिससे ब्लड लिया है उसका चेक करेगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, सेम मैच करता है कि नहीं। ठीक है, दूसरा कोई डिजीज तो नहीं है, अगर मैच कर जाता है इन दैट केस चेक होता है कि भाई दूसरा डिजीज कोई तो नहीं है, कि अगर हम दूसरे पर्सन को खून चढ़ा रहे हैं, जैसे ए पर्सन को जरूरत है, बी पर्सन का खून उसमें चढ़ा रहे हैं, तो उसको चेक किया जाता है ना प्रॉपरली कि उसका ब्लड में कोई दिक्कत तो नहीं है, तभी चढ़ाते हैं। बट इन एनिमल केस, ठीक है, जानवरों के केस में ऐसा बहुत रेयरली किया जाता है, और इसी चीज के लिए ये गाइडलाइंस आपकी लाई गई हैं। ठीक है, तो इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट था आपका? तो इट इज ऑप्शन नंबर बी, कि यहाँ पे जो ब्लड टाइपिंग एंड क्रॉस मैचिंग है ये ऑप्शनल प्रैक्टिसेस नहीं है, इन्हें मैंडेटरी यहाँ पे किया गया है। ठीक है, पहले ये चीज आपकी बहुत रेयर होती थी, अब इसको मैंडेटरी करने की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, now next question is what is the last date to avail the one time one way switch facility introduced by the Ministry of Finance for central government employees to move from यूनिफाइड पेंशन स्कीम टू दी नेशनल पेंशन स्कीम। तो लास्ट डेट इसकी बताई गई है आपकी 30 सितंबर 2025। ठीक है, कि आप मूव कर सकते हो यूनिफाइड पेंशन स्कीम से नेशनल पेंशन स्कीम में। ओके, अब यहाँ पे कुछ आपके कंडीशंस हैं, जैसे अगर हम स्विचिंग की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर दी यूनिफाइड पेंशन स्कीम ये चूज कर सकता है स्विच टू दी नेशनल पेंशन स्कीम एनी टाइम विद इन अ 1 ईयर बिफोर देयर ऑफिशियल रिटायरमेंट। ठीक है, ये कंडीशंस हैं, या फिर एटलीस्ट 3 months बिफोर द डीम्ड रिटायरमेंट डेट इफ दे आर टेकिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट। नेक्स्ट है कौन इसमें एलिजिबल नहीं है? द एम्प्लॉय इज डिसमिस्ड, रिमूव्ड और कंपल्सरली रिटायर्ड एज पेनल्टी। तो ये इसमें आपके एलिजिबल नहीं है, ये स्विच नहीं कर सकते, ये ऑप्ट नहीं कर सकते स्विचिंग। ठीक है, इसके अलावा तीसरा पॉइंट आपका बोल रहा है वंस एन एम्प्लॉय ऑप्ट टू स्विच, ये आपके दोबारा से स्विच नहीं कर सकते, दे परमानेंटली लूज ऑल यूपीएस बेनिफिट्स। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट आपका है एग्जिट प्रोविजन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? आफ्टर स्विचिंग टू द एनपीएस द एम्प्लॉयज विल सब्जेक्ट टू द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रूल्स, स्पेसिफिकली जो आपका पीएफआरडीए एग्जिट एंड विड्रॉल रेगुलेशन 2015 रूल है। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या है? तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट करेगी एडिशनल 4% बेस्ड ऑन द डिफॉल्ट एनपीएस इन्वेस्टमेंट पैटर्न। ठीक है, दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द एम्प्लॉयज एनपीएस अकाउंट एट द टाइम ऑफ एग्जिट। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें मतलब ध्यान देने वाला है नहीं। अब बात कर लेते हैं एनपीएस की। एनपीएस कब लॉन्च हुआ था? 1 जनवरी 2004 को ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, जिसमें आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल होते थे। ठीक है, इनिशियली नए गवर्नमेंट रिक्रूट्स जो होते थे वही इसमें आपके उनके लिए ही वैलिड होता था, बट बाद में इसको आपका एक्सटेंड कर दिया गया था सबके लिए। ठीक है, इंक्लूडिंग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए आपका जो है
ओपन कर दिया गया था। एलिजिबिलिटी क्या है कि जो सिटीजन है वो इंडिया का होना चाहिए और उसकी एज 18 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। ये एनपीएस के बारे में है, नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में। देन यूपीएस के बारे में भी देख लेते हैं। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपका एज एन ऑप्शन लाया था अंडर द एनपीएस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, और ये इफेक्ट में आया था 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, ये आपका ऑपरेट करता है अंडर द एनपीएस आर्किटेक्चर विच इज रेगुलेटेड बाय द पीएफआरडीए। कंट्रीब्यूशन क्या है कि एम्प्लॉय जो है वो अपना बेसिक पे का यहाँ पे 10% देता है प्लस डीए यहाँ पे जो होता है। ठीक है, और गवर्नमेंट भी सेम चीज यहाँ पे प्रोवाइड करती है, मतलब जितना एम्प्लॉय ने डाला है उतना ही गवर्नमेंट भी यहाँ पे ऐड ऑन करती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कंडीशंस क्या है आपकी। पहली कंडीशन क्या है एश्योर्ड पेंशन की। पहली कंडीशन क्या है कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है उसने 25 साल या उससे ज्यादा की सर्विस कर ली है, देन वो क्वालिफाई होता है 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे फॉर 25 ईयर्स जो उसने लास्ट 12 मंथ में विड्रॉ की होगी। नेक्स्ट एक चीज आ जाती है, अगर एम्प्लॉय जो है उसने लेस देन 25 ईयर किया है बट एटलीस्ट 10 ईयर उसने सर्विस दी है, इन दैट केस वो आपका प्रोपोर्शनेट पेंशन के लिए एलिजिबल होता है। ठीक है, इन केस अगर एम्प्लॉय जो है, ठीक है, उसका डेथ हो जाता है, उस केस में 60% ऑफ एम्प्लॉयज लास्ट पेंशन जो है वो फैमिली को दी जाती है। ठीक है, एंड मिनिमम पेंशन की अगर बात करें ये कितनी दी जा सकती है तो 10,000 पर मंथ की ये आपकी पेंशन जो है दी जा सकती है। ठीक है, विद अ मिनिमम 10 ईयर ऑफ सर्विस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ अ प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो जो ये आपका बिल है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 20 तारीख को, 20 अगस्त को। ठीक है, लोकसभा में, और 20 अगस्त को ही ये पास हो गया था एंड इन 21 अगस्त इसको राज्यसभा में जो है मतलब राज्यसभा में भी ये आपका 21 तारीख को पास हो गया था। तो बेसिकली ये बिल है क्या, इस बिल के तहत आपने आजकल बड़ी न्यूज़ देखी होगी कि ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में कितना नुकसान हो रहा है, कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कितने लोग इसमें पैसा हार जाते हैं, करोड़ों को यहाँ पे नुकसान लोगों को होता है। सो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हम सभी को ये बिल आपका लाया गया है। इसे डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले क्वेश्चन क्या है एक बार गो थ्रू करते हैं। तो पहला आपका यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एज पर द अप्रूवल advertising online money games will be punishable with a imprisonment up to 2 years and fine of up to 50 lakh or both। अगर एडवर्टीजमेंट यहाँ पे होता है ऑनलाइन मनी गेम्स का, इन दैट केस वो आप में मतलब उसको एज अ पनिशमेंट यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 2 साल की, और 50 लाख का फाइन भी यहाँ पे लगाया जा सकता है, या फिर दोनों ही चीज़ यहाँ पे आपकी लगाई जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, मतलब जो भी कंडीशन होगी उसके बेसिस पे ये सब चीज़ें करी जाएंगी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है facilitating financial transaction for such services will be punishable with imprisonment of up to 3 years and fine यहाँ पे 1 करोड़ का लगाया जाएगा, या फिर दोनों एक साथ भी इम्पोज किए जा सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शन और गाइडलाइंस इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अथॉरिटी विल अट्रैक्ट पेनल्टीज अप टू ₹10 लाख एंड रिस्ट्रिक्शन। तो अगर यहाँ पे नज़रअंदाज किया जाता है गाइडलाइंस को, डायरेक्शंस को गवर्नमेंट की, इन दैट केस यहाँ पे अप टू 10 लाख की पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं और रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है बोथ ए एंड बी एंड लास्ट इज ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, तो लास्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि तीनों स्टेटमेंट जो आपको प्रोवाइड की गई हैं दे ऑल आर करेक्ट। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं इस बिल की, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। ये जो हमारा बिल है, ठीक है, ये बेसिकली डिवाइड करता है ऑनलाइन गेम्स को 3 टाइप में, जैसे ई स्पोर्ट हो गया, ऑनलाइन सोशल गेम्स हो गया एंड ऑनलाइन मनी गेम्स हो गया। ठीक है, सो बेसिकली जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात की जा रही है वो फोकस कर रहा है आपका ऑनलाइन मनी गेम में, जहाँ पे हम लोगों से पैसा लिया जाता है और उसके बाद हमें लालच दिया जाता है कि बड़ा प्राइज आप जीतोगे। ठीक है, और उसके बेसिस पे बहुत सारे लोगों का जो है नुकसान हुआ है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, ऐसा बताया जा रहा है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टेकन फॉलोइंग स्टेप्स फॉर रिकॉग्निशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ई स्पोर्ट्स एंड ऑनलाइन सोशल गेम्स। ठीक है, ये चीज़ किसकी बात की जा रही है, ई स्पोर्ट और ऑनलाइन सोशल गेम्स के लिए एक मैकेनिज्म यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ई स्पोर्ट एंड ऑनलाइन सोशल गेम्स। देन गाइडलाइंस इसके लिए आपकी बनाई जाएंगी कि कैसे कंडक्ट करवाना है ई स्पोर्ट्स को, स्टैब्लिश किए जाएंगे आपके ट्रेनिंग एकेडमिक्स
ठीक है, इंसेंटिवाइज किया जाएगा प्रमोशन ऑफ ई स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को। तो ये सारी गाइडलाइंस है आपके ई स्पोर्ट और किसके लिए, ऑनलाइन सोशल गेम्स के लिए। नाउ अब यहाँ पे एक चीज बोली गई है कि एक अथॉरिटी आपकी जो है बनाई जाएगी जो डिटरमाइन करेगी, जो हमें बताएगी या जो क्लासिफाई करेगी, कैटेगराइज करेगी आपके स्पोर्ट्स को कि कौन सा स्पोर्ट्स जो है वो ऑनलाइन मनी गेम है। ठीक है, तो ये पावर एक अथॉरिटी को दी जाएगी। ठीक है, ऐसा बोला गया है। और ये यहाँ पे क्या बोला गया है, जो गवर्नमेंट है ये प्रिस्क्राइब करेंगे कंपोजिशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट्स ऑफ द अथॉरिटी। तो ये सारा चीज गवर्नमेंट के हाथ में होगा। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से मेंबर होंगे, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, वो सारी चीज कौन तय करेगा, गवर्नमेंट तय करेगी। ठीक है, इसके अलावा एक यहाँ पे पॉइंट बताया गया है कि अगर दिस बिल एम्पावर्स ऑथराइज्ड ऑफिसर टू एंटर एंड सर्च एनी प्लेस विदाउट वारंट। अगर किसी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है और इन्हें गवर्नमेंट को लगता है कि वो इस टाइप का कुछ जैसे ऑनलाइन मनी गेम है, इस टाइप का कुछ काम कर रही है जिसमें बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है, तो इन दैट केस यहाँ पे क्या बोला है, ये बिल पावर देता है ऑथराइज्ड ऑफिसर्स को कि वो बिना सर्च वारंट के कहीं भी सर्चिंग या उनके ऑफिस में छापा मार सकती है, बिल्डिंग्स में, व्हीकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, मतलब ये सारी चीज़ें उन्हें बिना वारंट के ये पावर मिल जाती है कि वो कहीं भी सर्च जो है कर सकते हैं और किसी को भी अरेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई सस्पेक्ट दिखता है तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। दूसरा यहाँ पे पेनल्टी की बात की गई है, अभी हमने पढ़ा ही था। ठीक है, ऑफरिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज विल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 years और फाइन यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का या दोनों ही लग सकते हैं। दूसरा, अगर एडवर्टीजमेंट करते हैं ये ऑनलाइन मनी गेम का, इन दैट केस 2 साल की आपकी सजा है और 50 लाख तक का फाइन है। ठीक है, अगर यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये भी पनिशेबल है, इसमें भी 3 साल की आपकी जो है जेल है और फाइन है आपका 1 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा मेंशन की गई हैं और ये सारी चीजें मैंने पीआईबी से आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर कोई इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है, इन दैट केस सिविल पेनल्टी अप टू 10 लाख की यहाँ पे इम्पोज की जा सकती है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, जैसे सस्पेंशन या कैंसिलेशन हो सकता है उसके रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो, ये जो बिल है इसका मेन एम क्या है, प्रोटेक्टिंग पीपल, सिक्योरिंग इंडिया। ये प्रिवेंट करेगा एडिक्शन को, इट स्टॉप्स फाइनेंशियल फ्रॉड, प्रोटेक्ट्स फैमिलीज, स्ट्रेंथन नेशनल सिक्योरिटी। तो ये इसका मेन एम है, प्रायोरिटी क्या है कि हम लोगों को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक ओपन इट्स फर्स्ट स्टार्टअप फोकस ब्रांच इन न्यू दिल्ली टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने अपनी पहली स्टार्टअप फोकस ब्रांच ओपन की है न्यू दिल्ली में। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ये स्टार्टअप फोकस ब्रांच आपकी ओपन की गई है भिकाजी कामा पैलेस में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब ये जो आपकी ब्रांच है ये बेसिकली ओपन की गई थी इन प्रेजेंस ऑफ अरविंद कुमार, जो डायरेक्टर जनरल है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के, STPI के, एंड MD एंड CEO PNB के जो हैं अशोक चंद्रा, इनके प्रेजेंस में ये इनॉग्रेशन किया गया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे PNB और जो STPI है इन्होंने एक MOU भी साइन किया था टू फैसिलिटेट इंडियन स्टार्टअप विद अ फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अवेयरनेस, बैंकिंग सर्विसेज नीड्स एंड रजिस्ट्रेशन विद सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये MOU भी आपका साइन हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी सक्सेसफुली लॉन्च इट्स एडवांस जुपिटर स्पेस कैमरा अबॉट द नेशनल एडवांस ऑप्टिकल सिस्टम सैटेलाइट। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने लॉन्च किया है जुपिटर स्पेस कैमरा को? तो इट इज लॉन्च बाय द इजराइल्स डिफेंस कंपनी जिसका नाम है एल्बिट सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था यूजिंग द SpaceX Falcon 9 रॉकेट। ठीक है, NOA सैटेलाइट जो है इसे मैन्युफैक्चर किया है OHB इटालिया SPA ने, जो इटली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। एंड ये जो सैटेलाइट है आपका, इसका मेन काम क्या रहेगा, गवर्नमेंट और मिलिट्री अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए इसको जो है यूज किया जाएगा। ठीक है, ये ऑर्बिट करेगा 450 किलोमीटर्स इन द सन सिंक्रोनस ऑर्बिट एंड ये 50 सेंटीमीटर ग्राउंड रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगा और इसकी लाइफ कितनी है, 7 ईयर की इसकी लाइफ रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द
Where were the two steel frigate INS उदयगिरी and INS हिमगिरी commissioned by the Indian Navy? तो इंडियन नेवी ने इन दोनों जो आपके शिप्स हैं इनको आपका कमीशन किया गया है ईस्टर्न नेवल कमांड में, जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आपका है। ठीक है, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये आपका कमीशन किए गए थे। ओके, नाउ INS उदयगिरी की बात करें तो ये सेकेंड शिप है आपका प्रोजेक्ट 17A का। ठीक है, एंड इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय दी मेजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। वहीं पे INS हिमगिरी को बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने। अब बात करते हैं इनके स्पेसिफिकेशन की। तो डिस्प्लेसमेंट आपका है अप्रॉक्सीमेटली 6700 टन्स का। मैक्सिमम स्पीड ये अटेन कर सकते हैं 28 नॉट्स की, एंड रेंज इसकी आपकी है ओवर 5500 नॉटिकल माइल्स की। बाकी यहाँ पे बाकी जो आपकी मिसाइल्स हैं उनके बारे में आप देख सकते हो, जैसे सुपरसोनिक सर्फेस टू एयर मिसाइल इसमें लगाई है, मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो क्या क्या की स्पेसिफिकेशंस के हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बाय अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट। तो एसीसी ने इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको एमडी बनाया है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का? तो इनका नाम आपका है आकाश त्रिपाठी, और इन्होंने सक्सीड किया है संतोष कुमार सारंगी को। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द अर्नेस्ट एंड यंग्स इकोनॉमी वॉच, बाय विच ईयर is India projected to become the world's second largest economy in terms of a purchasing power parity with an estimated GDP of 34.2 trillion US dollar? तो रिसेंटली अर्नेस्ट एंड यंग ने इनका इकोनॉमी वॉच जो है वो रिलीज किया था, जिसके अकॉर्डिंग 2038 तक हम जो है मतलब इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, एंड इट इज एस्टिमेटेड कि हम 34.2 ट्रिलियन US डॉलर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें 2030 के टारगेट की, तो इंडिया अचीव करेगा 20.7 ट्रिलियन US डॉलर जीडीपी इन टर्म्स ऑफ योर पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, टॉप कौन कर रहा है 2030 तक की बात करें तो लार्जेस्ट इकोनॉमी आपकी चाइना की है, और इनकी जो जीडीपी है आपकी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी इट इज योर 42.2 ट्रिलियन US डॉलर। ठीक है, ये 2030 तक का बताया गया है कि ये यहाँ तक पहुंच जाएंगे, और इंडिया 20.7 ट्रिलियन US डॉलर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे प्रिडिक्ट किया गया है एवरेज प्रिडिक्टेड ग्रोथ रेट इंडिया की जो 6.5% रहेगी, एंड यूएसए की 2.1% रहेगी फ्रॉम इन द पीरियड बिटवीन 2028 टू 2030। ठीक है, इसके अलावा इंडिया जो है इट इज प्रोजेक्टेड कि इंडिया जो है ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ मार्केट एक्सचेंज रेट बाय द ईयर 2028, और हम ओवरटेक करेंगे जर्मनी को। ठीक है, now next is, recently in August the Reserve Bank of India granted in principle authorization to Aditya Birla Capital Digital Limited to operate as a online payment aggregator, under which act was this authorization granted? तो आरबीआई ने अभी जो है इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन दिया है, ठीक है, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड को, डिजिटल लिमिटेड को, कि वो एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर काम कर सकता है, और ये ऑथराइजेशन ये ग्रांट दिया गया है अंडर दी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट इज पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड दी ओंता सिमारिया ब्रिज प्रोजेक्ट ऑन द नेशनल हाईवे 31 इन गया बिहार। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस ब्रिज? तो रिसेंटली पीएम मोदी जी का आपका विजिट था बिहार में, ठीक है, उसी के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन है कि इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया था इस ब्रिज को, और इसका लेंथ है 8.15 किलोमीटर का। ठीक है, आंसर है इज ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट जो आपका प्रोजेक्ट है इट इंक्लूड्स 1.86 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन ब्रिज जो आपका बनाया गया है गंगा रिवर पे, एंड इट इज कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ मोर देन 1870 करोड़। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का एंड सीवरेज नेटवर्क का एट दी दौद नगर इन औरंगाबाद एंड जेहानाबाद। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन वर्क्स आपका जो है इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है बराहिया एंड लखीसराय में एंड दी जामुई। ठीक है, इन 3 जगह पे। इसी के साथ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया था औरंगाबाद एंड बोध गया
और जहानाबाद में अंडर द अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत 2.0 के तहत। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने इनॉग्रेट किया था 4 लेन बख्तियारपुर टू मोकामा सेक्शन ऑफ अ नेशनल हाईवे 31 वर्थ जो आपका बना है वर्थ अराउंड 1900 करोड़ में। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने इनॉग्रेट किया है 660 मेगावाट बक्सर थर्मल पावर प्लांट का इन गया। देन होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर में एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड सीवरेज नेटवर्क इन दी मुंगर। ठीक है, जो आपका 520 करोड़ में की लागत से बनाया गया है। इसके अलावा इन्होंने 2 ट्रेन जो थी उनको फ्लैग ऑफ किया था, अमृत भारत एक्सप्रेस बिटवीन गया एंड दिल्ली एंड दूसरी आपकी है बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन बिटवीन वैशाली एंड कोदरमा इन झारखंड। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका है कि रिसेंटली पीएम मोदी जी का विजिट हुआ था वेस्ट बंगाल में, उससे रिलेटेड आपके पॉइंट है। जैसे इन्होंने इनॉग्रेट किया था नवपारा जय हिंद बीमान बंदर मेट्रो सर्विसेज इन कोलकाता। फिर इन्होंने जो है फ्लैग ऑफ किए थे 2 मेट्रो सर्विसेज, न्यू मेट्रो सर्विसेज, जैसे एक आपकी है सिलदहा टू एस प्लांदे मेट्रो सर्विसेज एंड दूसरी है बेलेघाटा टू हेमांता मुखोपाध्याय मेट्रो सर्विसेज। ठीक है, दूसरा आपका पॉइंट है कि इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था 6 लेन एलिवेटेड कोना एक्सप्रेसवे का नेशनल हाईवे 12 पे। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना है कि इन्होंने हाईलाइट किया था इंडिया का जो आपका मेट्रो नेटवर्क है वो अब 1000 किलोमीटर से पार चला गया है। 2014 की बात करें तो ये आपका 250 किलोमीटर था, नाउ इट इज ओवर 1000 किलोमीटर, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम बन जाता है। ऐसा इन्होंने हाईलाइट यहाँ पे किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द त्रिपुरा सीएम डॉक्टर मानिक Shah unveiled the vision document Viksit Tripura 2047. The vision aims to build a $1 billion economy with 100% literacy and full renewable energy adoption by 2047. तो रिसेंटली आपका त्रिपुरा के सीएम ने एक डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है विकसित त्रिपुरा 2047, जो आपका एक डिटेल्ड रोड मैप है कि कैसे हम त्रिपुरा को सेल्फ रिलायंट बनाएंगे। ठीक है, 2047 तक। ओके, जो हमारा इंडिया का भी टारगेट है विकसित भारत 2047। ठीक है, इसी के जैसा ही त्रिपुरा ने भी 2047 का रोड मैप जारी किया है, जिसके अकॉर्डिंग ये बिल्ड करेंगे $124 बिलियन की इकोनॉमी विद 100% लिटरेसी एंड फुल रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन। ठीक है, 2047 तक। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, इस विजन डॉक्यूमेंट का थीम क्या था? उन्नता त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा। ठीक है, उन्नत त्रिपुरा एंड श्रेष्ठ त्रिपुरा। ओके, अब यहाँ पे इनके गोल क्या है कि हमें लॉन्च करना है एम्स। ठीक है, टू स्ट्रेंथन इकोनॉमी ऑफ अ त्रिपुरा, एनहांस करे पर कैपिटा इनकम एंड जीडीपी टारगेट, अचीव करने के लिए 100%। ठीक है, टू अचीव 100% यूसेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, 100% लिटरेसी एंड प्रमोट करे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस त्रिपुरा एंड एक्सपैंड करे इंटरनेशनल ट्रेड एंड आउटरीच। तो ये इनके गोल हैं 2047 तक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु विल चेयर दी 2 हाई पावर्ड ग्रुप्स ऑफ सेक्रेटरीज, टेक्नोक्रेट्स एंड इकोनॉमिस्ट कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली 2 आपके ग्रुप बनाए गए हैं हाई पावर्ड ग्रुप। ठीक है, जिसको लीड करेंगे राजीव गुआवा। ठीक है, इसको कौन लीड करेगा? राजीव गुआवा। और ये जो 2 पैनल आपके बनाए गए हैं, 2 हाई पावर्ड ग्रुप हैं, इनका मेन काम क्या होगा? एक तो आपका बेसिकली फोकस करेगा विकसित भारत विजन पे और दूसरा आपका फोकस करेगा रेगुलेटरी रिफॉर्म्स में। ठीक है, अब यहाँ पे हाई पावर्ड ग्रुप्स जो हैं इनके मेंबर कौन से होंगे? डायरेक्टर जनरल्स आपके होंगे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के, FICCI के, एस्कॉम के। इसमें आपके चेयरमैन होंगे इनस्पेस के। ठीक है, जैसे पवन कुमार हो गए आपके चेयरपर्सन होंगे बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के। तो ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे चेयरमैन और आपके सेक्रेटरीज इनके पार्ट बनेंगे। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।